हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पे, जिसे हिंदी में तीव्र अग्न्याशयी शोथ भी बोलते हैं। राइट। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज पेनक्रियाटाइटिस। दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। गॉट इट। इन्फ्लामेशन को हिंदी में हम सूजन भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर पेनक्रियाज में सूजन है, उसका साइज बढ़ गया है, उसमें पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन को, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। अब ये पेनक्रियाटाइटिस दो टाइप का होता है, एक तो एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक तो एक्यूट है जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है तीव्र, यानी कि जो लक्षण हैं या जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। अचानक से आते हैं सिम्टम्स, और अचानक आपको पेन होना शुरू होता है। एब्डोमिनल पेन इसमें होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो सिम्टम्स और भी बहुत सारे आते हैं, वो अचानक से सिम्टम आना उसको हम बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। गॉट इट। तो आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियाटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। अब एक्सोक्राइन पेनक्रियाज क्यों बोला हमने, उसको अभी आपको बाद में समझ में आएगा। क्योंकि जो पेनक्रियाज होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन। गॉट इट। तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पेनक्रियाज की बेसिक जो एनाटमी है वो आपको पता होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है। देखिए, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि ये स्टमक के जस्ट पीछे लोकेट रहता है। गॉट इट। और कहां से कहां एक्सटेंड करता है, ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से स्प्लीन के हाइलम तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, जिसको हम सी लूप भी बोलते हैं, यहां से एक्सटेंड करता है स्प्लीन के हाइलम तक। ये एक इलोंगेटेड ऑर्गन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है पेनक्रियाज। गॉट इट। तो देखिए, इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये लीवर आप देख रहे हैं, लीवर से ये पेनक्रियाज कैसे आपका कनेक्टेड होता है, ये आप देखिए, ये लीवर है। लीवर से राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकल रही हैं, जो नीचे आके सिस्टिक डक्ट के साथ बाइंड हो रही है। ठीक है। इस कॉमन डक्ट को हम बोल देते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू जो आपका बाइल है, जो कि लीवर से बन के आ रहा है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए जाता है। गॉट इट। अब इस सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। राइट। अब देखिए, इधर देखिए, पेनक्रियाज आपने देखा कि जो कि ड्यूडेनम से इधर स्प्लीन तक एक्सटेंड कर रहा है। इस पेनक्रियाज में क्या है, इस पेनक्रियाज में ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। ये एक लाइन नहीं है, ये एक्चुअली एक डक्ट है। गॉट इट। जिससे क्या होता है, जो पेनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन सिस्टम में एंजाइम्स बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस ड्यूडेनम तक पहुंचते हैं इस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। गॉट इट। अब देखिए, जो ऊपर से जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, वो कॉमन बाइल डक्ट इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन होके यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। गॉट इट। इस जंक्शन को, राइट। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट आपकी कहाँ खुलती है, ये आपकी ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ओपन होती है। गॉट इट। तो अगर पेनक्रियाज की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट रहता है, और इसके तीन पार्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन जो ड्यूडेनम से ज्वाइन है, ये बड़ा पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड, ये हेड पार्ट है। गॉट इट। और जो बीच का पोर्शन है, बीच के पोर्शन को बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। और जो इधर वाला पोर्शन है, जो कि किससे कनेक्टेड है, स्प्लीन से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं टेल। ये टेल ऑफ पेनक्रियाज है। गॉट इट। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट। कि आपका पेनक्रियाज लीवर से कैसे कनेक्टेड होता है, और
इस ड्यूडेनम से कैसे कनेक्टेड होता है। क्लियर है दोस्तों? इस पेनक्रियाज में दो तरह की सेल्स होती हैं जिनके बेस पे इसको पेनक्रियाज को दो पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। कौन सी सेल्स हैं? एक तो होती है हमारी एसिनार सेल्स और दूसरी होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। गॉट इट? तो इसके बेस पे हम दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक तो एक्जोक्राइन पोर्शन, दूसरा एंडोक्राइन पोर्शन। एक्जोक्राइन पोर्शन जो कि किससे बना हुआ है? एसिनार सेल से बना हुआ है और ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। दूसरा है एंडोक्राइन पोर्शन जो कि किससे बना हुआ है? क्लस्टर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना है, जिसका काम क्या है? ये सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स को, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन। ये हार्मोन्स हमारे करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड शुगर को ये या ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करते हैं। गॉट इट? तो आइए देखते हैं कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस इज ए रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन ऑफ एक्जोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है वो क्या है, कैसा है? रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन है, जबकि क्रॉनिक केस में ऐसा नहीं होता है। क्रॉनिक कैसा है? वो इरिवर्सिबल इन्फ्लामेशन होता है। गॉट इट? तो एक्यूट कैसा है? रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन है ऑफ एक्जोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। गॉट इट? और इसकी जो सीवियरिटी है या इसका जो इन्फेक्शन कितना हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये शुरू होता है आपका माइल्ड इन्फेक्शन से। गॉट इट? माइल्ड से ये सीवियर तक जा सकता है। ठीक है? डिपेंड करेगा कि कितना आपका जो पेनक्रियाज है वो डैमेज हो रहा है। गॉट इट? तो माइल्ड इन्फेक्शन से सीवियर इन्फेक्शन तक जा सकता है, इसकी जो सीवियरिटी है। गॉट इट? यानी कि इनिशियली माइल्ड में आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन रहेगा जो कि रिकवर हो सकता है। ठीक है? और ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर सीवियरिटी इसकी बढ़ती है तो नेक्रोसिस भी हो सकती है। गॉट इट? पेरेन्काइमल नेक्रोसिस। तो इनिशियली जो इन्फ्लामेशन है वो एडिमा से शुरू होता है। ठीक है? फोकल एडिमा फॉर्मेशन होता है और वो नेक्रोसिस तक आपका रेंज कर सकता है। गॉट इट? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अगर कारणों की बात करें, कॉजेज यानी कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें, तो बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हमारा जो बहुत कॉमन है, 90% ऑफ केसेस में जो देखने को मिलता है, दैट इज एल्कोहलिज्म। यानी कि एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करने की वजह से आपका जो पेनक्रियाज है वो डैमेज हो जाता है। गॉट इट? यानी कि पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। गॉट इट? तो बहुत से लोग जो एक्सेसिव एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें 90% लोगों में पेनक्रेटाइटिस होने के चांस होते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। दूसरा कारण है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, यानी कि लिपोप्रोटीन्स की ब्लड में मात्रा बढ़ने की वजह से। ये किस वजह से होता है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, यानी कि इनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो इनका जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? इसकी वजह से भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण ये भी आपका कॉमन है, हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट के बढ़ जाने से भी ये कंडीशन आपकी डेवलप हो सकती है। चौथा जो कि दूसरा सेकंड कॉमन कॉज है, गॉल स्टोन। गॉल स्टोन या आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। ठीक है? बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से या गॉल स्टोन अगर है तो
ऑब्स्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली आता ही आता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी होता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी जिसकी वजह से होता है। तो गॉल स्टोन की वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन भी होती है। तो ये सेकेंड कॉमन कॉज है, ठीक है, जो कि फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मेल्स में तो अल्कोहलिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो गॉल स्टोन मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। फिफ्थ कॉज है ट्रॉमा। कोई ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से आपका जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं या पेनक्रियाज जो है आपका वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है माइक्रोवियल इन्फेक्शंस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके इन्फेक्शन होने की वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन बन सकती है, जैसे मम्प्स वायरस की वजह से, ठीक है, मम्प्स बनने की वजह से भी आपका क्या होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है इसके इन्फेक्शन से। दूसरा साइटोमेगालो वायरस के इन्फेक्शन से, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई के इन्फेक्शन से, या एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स पैरासाइट जो है आपका उसके इन्फेक्शन में भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। गॉट इट। या फिर जो सेवंथ हमारा फैक्टर है वो क्या है कि जब केटाइनिक ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन, ठीक है, इन दोनों के जीन्स में क्या आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। केटाइनिक ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन ये प्रो एंजाइम, ठीक है, और ट्रिप्सिन ये एंजाइम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो जीन है जो इनको एनकोड कर रहा है, जीन एनकोडिंग ट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिन, उसमें क्या आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, तो उसकी वजह से भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये क्या है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या है, ये एक एक्जोक्राइन इन्फ्लामेशन है, यानी कि एक्जोक्राइन पोर्शन पे, पेनक्रियाज के एक्जोक्राइन पोर्शन पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन आती है। तो आपको पता है कि एक्जोक्राइन किससे बना हुआ है, इसका एक्जोक्राइन पोर्शन ये एसिनार सेल से बना हुआ है, ठीक है। और एसिनार सेल किसका प्रोडक्शन करती हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो किस फॉर्म में आपका बनता है, किसमें, एसिनार सेल्स में। किस फॉर्म में बनता है, एसिनार सेल्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं वो प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में बनते हैं। प्रो एंजाइम यानी कि एंजाइम का प्रीकर्सर, पहला, ठीक है, प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में बनता है, या इसको हम जाइमोजिन भी बोलते हैं, जाइमोजिन। गॉट इट। तो आपको पता होता है कि सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये जो प्रो एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्टिव एसिनार सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल होता है वहां पे बनती हैं, ठीक है। और वहां पे बन के या तो ये डायरेक्टली एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, या फिर क्या होता है कि ये जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होती हैं, इसमें कुछ आपकी जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होती हैं, उन ग्रेन्यूल्स में ये प्रो एंजाइम्स आपके स्टोर्ड हो जाते हैं। गॉट इट। जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स में, गॉट इट। फिर वहां से ये जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकालता है किसको, प्रो एंजाइम्स को। और ये प्रो एंजाइम, फिर ये प्रो एंजाइम्स किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू कहां पहुंचती हैं, ड्यूडेनम पर। ड्यूडेनम कहां पर, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम यानी कि सी लूप पर ये पहुंचती है, जहां पर उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, जहां पे ओपन होता है कौन, पेनक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपन होती है वहां पर ये पहुंचते हैं क्या, प्रो एंजाइम्स ड्यूडेनम में पहुंचते हैं उस डक्ट के थ्रू। गॉट इट। तो वहां जाके ड्यूडेनम में जाके ये प्रो एंजाइम्स आपके एक्टिवेटेड होते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो सबसे कॉमन प्रो एंजाइम है जो कि
एसिना सेल में बनता है, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, सॉरी ट्रिप्सिनोजन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिनोजन आपका बना, ठीक है, दैट इज द जाइमोजन प्रोएंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन आपका बन के कहा गया, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में पहुंचा, और ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद ये एंट्रोपेप्टिडेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में एंट्रोपेप्टिडेज या इसको एंट्रोकाइनेज भी बोलते हैं, एंट्रोपेप्टिडेज या एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिनोजन आपका ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो एसिनार सेल्स होती हैं वो प्रोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, और वो प्रोएंजाइम्स आपके पेनक्रियाज में एक्टिवेट नहीं होते हैं। वो कहाँ एक्टिवेट होते हैं? वो ड्यूडेनम में आके आपके एक्टिवेट होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो, यानी कि जब ऐसा हो जाए कि जो आपके प्रोएंजाइम्स हैं, ये जो प्रोएंजाइम्स है, यानी कि एग्जांपल के लिए अगर ये ट्रिप्सिनोजन आपका विद इन पेनक्रियाज में ही अगर एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोलाइसिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑटोलाइसिस मीन्स उन्हीं सेल्स को, उन्हीं एसिनार सेल्स को उनको खाना डैमेज करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, जब आपके प्रोएंजाइम्स पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट होके एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, पेनक्रियाज को का इन्फ्लामेशन शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। फाइनली यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपके प्रो एंजाइम्स हैं वो अगर एंजाइम्स में पेनक्रियाज में ही अगर एंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो आपका जो पेनक्रियाज है वो आपका इन्फ्लाम हो जाता है। गॉट इट। तो यहां पर बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, हमारी एसिनार सेल्स आपकी डैमेज होती हैं, ठीक है। यानी कि एसिनार सेल्स अगर डैमेज हो रही हैं, एसिनार सेल्स अगर इंजर्ड हो रही हैं, तो ये एसिनार सेल्स क्या करती हैं, एंजाइम प्रो एंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, वहीं विद इन द पेनक्रियाज, ठीक है। यानी कि यहां क्या होता है कि यहां वो जो प्रो एंजाइम्स है वो ड्यूडेनम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। वो वहीं विद इन पेनक्रियाज वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण यहां पर मैंने दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से या फिर गॉल स्टोन होने की वजह से क्या होता है, जब उस पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इंटरस्टिशियल एडिमा आपका फॉर्म हो जाता है। यानी कि इंटरस्टिशियल एडिमा फॉर्म होने का मतलब है कि उसके अराउंड आपका क्या हो जाता है, फ्लूइड कंजप्शन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो आपका फ्लूइड है उसका मूवमेंट बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होना शुरू होता है। गॉट इट। या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस से वाटर आपका अंदर आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस एरिया में क्या होता है, इंटरस्टिशियल एडिमा, सूजन आपकी बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपका गड़बड़ा जाता है, इंपेयर्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो आपका प्रॉपरली नहीं हो पाता ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, और उससे क्या डेवलप होता है, आपका इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपकी नहीं होती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई आपकी जब इम्पेयर्ड हो जाती है तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया बोलते हैं। तो इस्कीमिया होने से क्या होता है, जो आपकी एसिना सेल्स हैं पेनक्रियाज की, वो इंजर्ड हो जाती है। गॉट इट। तो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से होता है, ये तो पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, एसिना सेल्स की इंजरी होने से, कब, जब आप एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं या आप ड्रग ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, आप कुछ इस तरह की ड्रग जैसे डायूरेटिक्स आप ले रहे हैं, या कुछ आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जैसे आपका
टेट्रासाइक्लिन है या सल्फोनामाइड्स है या फिर एस्ट्रोजन आप ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह की ड्रग्स को आप बहुत लंबे टाइम से अगर इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी एसिनार सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं। या फिर वायरसेस जैसे आपके मम्प्स वायरस है या साइटोमेगालो वायरस है, ठीक है, या अदर कोई माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी है या एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स है, तो उसकी वजह से अगर आपकी एसिनार सेल्स इंजर्ड हो रही हैं तब भी क्या होता है हमारा रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोएंजाइम्स एंड लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस, ठीक है, बात समझ आ रही। ऐसा होने से क्या होता है हमारी जो एंजाइम्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं विद इन द पेनक्रियाज, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली, या तो इंट्रासेलुलरली या फिर एक्स्ट्रा सेलुलरली, जो हमारे क्या हैं या तो विद इन सेल, उसी सेल पे आपके जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे या फिर उससे बाहर डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है हमारा एसिनार सेल पूरी तरह इंजर्ड हो जाती है और एंजाइम एक्सेसिव हमारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण है जो कि एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में ऐसा कम ही होता है, ठीक है, डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से। इसमें क्या होता है कि ये किस वजह से होता है, मेटाबॉलिक इंजरी होने की वजह से, या ह्यूमन बींग्स में कभी कभी अल्कोहल इंटेक करने से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि जो प्रो एंजाइम्स हैं हमारे, वो प्रो एंजाइम्स हमारे जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में न जाके या फिर सीधे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज ना होने की नहीं होके क्या होते हैं जब लाइसोसोमल कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ जब उनकी पैकेजिंग हो जाती है, किसकी, प्रो एंजाइम्स की पैकेजिंग किसके साथ हो जाती है, लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ जब इसकी पैकेजिंग हो जाती है तब क्या होता है कि इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि आपकी जो प्रो एंजाइम्स हैं वो प्रो एंजाइम्स आपके एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, गॉट इट, जब वो प्रो एंजाइम्स हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ पैकेज्ड होते हैं, गॉट इट, बात समझ आ रही। तो तब हमारे जो प्रो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इंट्रासेलुलरली विद इन द सेल, ठीक है, उसी सेल में, ठीक है। तो ऐसा होने से हमारे एसिनार सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी जो एंजाइम्स हैं वो हमारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। जैसे हमारा लाइपेज है, एमाइलेज है, ठीक है, या ट्रिप्सिन है, ये सब हमारे एंजाइम्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, गॉट इट। तो दोस्तों हमारी जब एसिनार सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो हमारी जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन और एडिमा की कंडीशन बन जाती है। और दूसरा, या अगर आपके प्रोटीजेज एंजाइम आपके रिलीज हो रहे हैं तो प्रोटियोलाइसिस हो जाती है। लाइपेज या फॉस्फोलाइपेज ऐसे एंजाइम अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो फैट नेक्रोसिस कॉज करते हैं। और अगर इलास्टेज हमारा रिलीज हो रहा है एंजाइम, ठीक है, बन रहा है एंजाइम, ठीक है, तो वो हेमरहेज भी कर सकता है। तो ये सब होने से इस कंडीशन को, जब ये सब कंडीशन आपकी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की कंडीशन हम उसको बोलते हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स की, ये आप कह सकते हैं लक्षणों की, कि पेशेंट जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस से गुजर रहा है उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है, जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि अपर एब्डोमिनल पेन। जो अपर एब्डोमेन है आपका उसमें बहुत तेज पेन होता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, ये बहुत कॉमन लक्षण है दोस्तों। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हमारे होते हैं, जैसे नोजिया है, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ठीक है, फीवर भी डेवलप हो जाता है, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, घबराहट सी होने लगती है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, कभी कभी लंग्स में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हिकअप आना। ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, हिचकी आना बार बार, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी इसमें डाउन हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा हिकअप भी आती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, भूख नहीं लगती, ठीक है, बेचैनी सी होती है, वोमिट का सेंस आता है, उल्टी होने का जैसा मन करता है, ठीक है। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो सबसे कॉमन सिम्टम है, ठीक है। जो स्पेसिफिक सिम्टम इसका है दैट इज सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन। बाकी सिम्टम हर किसी में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम तो होगा ही होगा कि अपर एब्डोमिनल पेन उसको आएगा पेशेंट को। गॉट इट। और कभी कभी ये अपर एब्डोमिनल पेन हमारा रेडिएट भी करता है, ठीक है, रिफर होके ये बैक साइड में भी जाता है, तो जिससे बैक पेन भी होता है, ठीक है। तो 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो अपर एब्डोमिनल पेन आपका ये रेडिएट करता है, ठीक है। कहाँ को? बैक की तरफ को रेडिएट करता है और बैक पेन भी होता है इसमें। गॉट इट। बात करते हैं डायग्नोसिस की एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के हैं। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो हम हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो फाइंडिंग है इसमें हमारी जो WBCs हैं, WBCs का जो काउंट है वो इंक्रीज आता है, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि WBCs हमारी बहुत सारी इन्फ्लामेशंस की कंडीशन में WBCs हमारी बढ़ जाती हैं, WBCs का काउंट, ठीक है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वो है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं, सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज के अमाउंट को हम देखते हैं। तो अगर इनका अमाउंट इंक्रीज्ड है, सीरम एमाइलेज या सीरम लाइपेज का इंक्रीज्ड है, यानी कि इसका जो काउंट नॉर्मल जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है, तो ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है किसका? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का, ठीक है। एमाइलेज हो ना हो, ठीक है, लाइपेज का अगर जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, लाइपेज का लेवल, ठीक है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है किसके लिए? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए, की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो एमाइलेज हो ना हो, वैसे तो दोनों इंक्रीज होना होता है। अगर एमाइलेज नहीं भी हो रहा है तो लाइपेज अगर आपका इंक्रीज दिखा रहा है तो इसका मतलब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर जो लाइपेज का जो इंक्रीज लेवल है, ठीक है, वो एमाइलेज के लेवल से 2.5 गुना या 3 गुना अगर ज्यादा है, लाइपेज का जो लेवल है वो एमाइलेज से 2.5 गुना 3 गुना अगर ज्यादा है, तो ये इंडिकेशन माना जाता है किसका? कि जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है वो एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करने की वजह से हुआ है, ठीक है, उस चीज का इंडिकेशन माना जाता है। गॉट इट। दूसरा, हम लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो लीवर एंजाइम्स हैं उनका लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है, और बिलिरुबिन का लेवल भी हमारा बढ़ जाता है। गॉट इट। रेडियो डायग्नोसिस कर सकते हैं। रेडियो डायग्नोसिस में सीटी स्कैन की फाइंडिंग क्या आती है कि जो फोकल एनलार्जमेंट हो जाता है पेनक्रियाज का, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है जो साइज है उसका, ठीक है, नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज साइज दिखता है किसका? पेनक्रियाज का। गॉट इट। अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड में जो हमारी फाइंडिंग है दैट इज हाइपोइकोइक एंड बल्की पेनक्रियाज दिखता है। हाइपोइकोइक का मतलब है कि वो डेंस्ड होता है। नॉर्मली जो हमारी सेल्स और टिश्यूज होती हैं उन नॉर्मल टिश्यूज से ज़्यादा इसका जो मास है वो डेंस मास दिखता है, ठीक है, और बल्की हो जाता है पेनक्रियाज बहुत, ठीक है, मास बढ़ने की वजह से वो बल्क भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के ट्रीटमेंट को हम बहुत तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को हम डिहाइड्रेट नहीं होने दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हाइड्रेट किया जाता है। हाइड्रेशन एट 5 to 10 ml पर kg पर आवर ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन उसको दिया जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जैसे हमारा नॉर्मल सेलाइन है या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन है, इस तरह के सॉल्यूशन से उसको क्या किया जाता है? हाइड्रेट किया जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो रेगुलरली उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। बात समझ आ रही? ताकि वो पेशेंट जो है डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। तो हाइड्रेशन एट 5 to 10 ml पर kg पर आवर उसको क्या दिया जाता है? आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जैसे रिंगर्स सॉल्यूशन या आप कह सकते हैं नॉर्मल सेलाइन उसको दिया जाता है। दूसरा,
आप ट्रीटमेंट को मैनेज कर सकते हैं किससे, पेन कंट्रोल करके, दर्द को कम करके, यानी कि पेशेंट को आप कोई एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हैं ताकि उसका पेन कम हो। तीसरा है नथिंग बाय माउथ। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही फूड आपके स्टमक में पहुंचता है और वो आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है फूड, ठीक है, तो मील लेते ही, मतलब फूड आपकी बॉडी पर आते ही आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। बात समझ आ रही? तो अगर डायरेक्ट आप फूड ना लें, ठीक है, माउथ से अगर आप फूड ना लें और तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर उनका प्रोडक्शन ही स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, माउथ से फूड उसको नहीं देना है, ठीक है। उसको फूड कैसे देना है, इंट्रावीनसली देना है, इंट्रावीनस फ्लूइड उसको देना है, फ्लूइड फॉर्म में आपको उसको फूड देना है, ठीक है। सॉलिड फूड उसको माउथ से नहीं दिया जाता है, ठीक है, और डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है आपका फ्लूइड फॉर्म में। गॉट इट। चौथा है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैसे है कि आप जो पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, यानी कि आईवी फ्लूइड जो दे रहे हैं बार बार, उसको क्या बोलेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको बोला जाता है। टोटली आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, किसके थ्रू, इंट्रावीनसली आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं। तो वो ना करके हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट पाइलोरिक एंटरल फीडिंग हम उसको दे सकते हैं। पोस्ट पाइलोरिक, आजकल यही किया जाता है, पाइलोरिक एंटरल फीडिंग उसको कराई जाती है, जिसमें क्या करते हैं कि नेजल कैविटी के थ्रू एक ट्यूब, नेजल ट्यूब एंटर कर दी जाती है डायरेक्टली, कहां, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पर, ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट तक वो ट्यूब पहुंचाई जाती है और फिर इधर से आप क्या देते हैं उसको, फ्लूइड फॉर्म में फूड उसको देते रहते हैं। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं पोस्ट पाइलोरिक एंटरल फीडिंग। गॉट इट। नेक्स्ट, आप एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स अगर आपको फाइंड हो जाए कि हो सकता है जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो तो उस केस में एंटीबायोटिक्स को भी प्रिफर किया जा सकता है। गॉट इट। तो टोटली ये याद रखा जाता है कि जो पेशेंट है वो हमारा डिहाइड्रेट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उसको सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि रिंगर सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल सलाइन उसको हम देते रहते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड है, पेशेंट को क्या बोला जाता है कि पेशेंट कुछ टाइम तक वो फूड इनटेक ना करे, माउथ के थ्रू फूड इनटेक ना करे, ठीक है। तो उसको फूड किससे दिया जाता है, इंट्रावीनसली उसको फूड दिया जाता है, या न्यूट्रिशनल सपोर्ट अगर रेगुलर उसको इसी तरह से फीडिंग करना है तो उसको पोस्ट पाइलोरिक एंटरल फीडिंग कराई जाती है। गॉट इट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके समझ में आया है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।